whatever is prescribed in the part 1 schedule 3 of the Companies Act 2013, right, is divided into two parts. One is called equity liabilities and second what we call assets. Now हमको पता है इक्विटी लायबिलिटीज में इक्विटी तो आपको पता ही है, और उसमें भी खास करके शेयर होल्डर्स फंड्स, राइट, दैट यू नो वेरी वेल. उसमें हर लाइन आइटम्स हम डिटेल में समझ चुके हैं. शेयर कैपिटल क्या होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या होता है, राइट. ये मैं नहीं समझाने वाला आपको, बिकॉज दिस इज फॉर सेल्फ स्टडी. ये हम पढ़ चुके, राइट ना, फर्स्ट बुक में, आई मीन सेकंड बुक में, फर्स्ट चैप्टर. रिमेंबर ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल क्या होता है. यस, दिस इज ऑल वी हैव लर्न. बाद में मैंने आपको समझाया था ऑथराइज के बाद इश्यूड, सब्सक्राइब कैपिटल, और सब्सक्राइब में भी दो पार्ट आते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप. दिस इज ऑल वी हैव डन, राइट. तो ये आपको पता है कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कब बोला जाता है, जब पैसा मंगवाया भी हो और पे कर भी चुके हो तो फुल्ली पेड अप बोले जाते हैं, राइट. और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कब बोले जाते हैं, तो यह दो चीज हो सकती है, या तो पैसा मिला नहीं है, मंगवाया पर मिला नहीं है, या सेकंड ही हो सकता है मंगवाया नहीं है, एज नॉट कॉल्ड ओनली, राइट. तो ये सब आपको पता है. डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, that also I think you have learned it, right? Equity shares and preference shares. Clear है. Called up क्या होता है, जो मंगवाते हैं वो called up बोलते हैं, right? Called up capital means such part of the capital which has been called for payment. Section 2 of 15 of Companies Act 2013 बोलता है. Paid up भी पता है आपको, जो अगर अमाउंट रिसीव्ड हो गया आपको वो पेड अप बोलते हैं हम. आपको कॉल्स इन एड्रेस भी पता है. तो ये जो आगे के ये जो चैप्टर्स, आई मीन पेजेस है, वो आई थिंक आपको सबको पता है. आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू एनीथिंग ऑफ दैट, राइट. नाउ कम टू रिजर्व्स एंड सरप्लस. बेसिकली रिजर्व्स एंड सरप्लस को थोड़ा अच्छे समझते हैं. ये एक्चुअली लास्ट ईयर भी आ चुका था प्रोविजन रिजर्व्स में, पर यहाँ पे मैं वापस समझा रहा हूँ आपको. नाउ पॉइंट बी, शेयर होल्डर्स फंड्स में पॉइंट 1 क्या होता है, पहला होता है शेयर कैपिटल, राइट. वो कवर अप आप कर लोगे. पॉइंट 2 इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो रिजर्व्स एंड सरप्लस. अभी रिजर्व सरप्लस क्या होता है उसको समझते हैं. अकॉर्डिंग टू द विलियम पिकल्स, रिजर्व मीन्स अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड अदर सरप्लसेस. रिजर्व यानी वो चीज जो प्रॉफिट में से कुछ पैसा असाइड किया है, राइट, और बाकी के और सरप्लसेस विच आर नॉट ईयर मार्क्ड इन एनी वे टू मीट आउट अ पर्टिकुलर लायबिलिटी. ईयर मार्क्ड यानी उसको हमने किसी के लिए अलग नहीं किया है. You have not kept it separate for anything. This is known to exist on the date of balance sheet. और ये exist करता है बैलेंस शीट की डेट के वक्त. इतना पैसा ऐसे ही अलग से पड़ा हुआ है. Now the reserves mean amount set aside out of profit or surpluses to meet future uncertainties, prospective losses, या फिर to strengthen the financial position. सिर्फ 3 ही पर्पज है रिजर्व बनाने के, याद रखिए कभी भी. या तो भविष्य में अनिश्चितता आने वाली है उसका सामना करने के लिए, या तो हमको लगता है कि कुछ लॉसेस होगा भविष्य में, प्रोस्पेक्टिव लॉस होगा, या फिर द लास्ट थिंग कि हम फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. ये 3 रीजन से ही रिजर्व सरप्लस बन सकता है. नेक्स्ट है सरप्लस. सरप्लस और कुछ नहीं है पर लास्ट ईयर का या फिर पिछले कितने सालों का कुछ प्रॉफिट और लॉस में से अगर कुछ इकट्ठा हुआ अमाउंट है, राइट, एक्यूमुलेटेड, तो उसको हम सरप्लस बोलते हैं, राइट. वॉट एवर द अमाउंट इज एक्यूमुलेटेड सो फार, दैट इज द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस. जो बैलेंस रिमेनिंग है सभी अप्रोप्रिएशंस होने के बाद, दिस इज व्हाट वी कॉल सरप्लस, राइट. दिस इज अप्रोप्रिएटेड, और ये सरप्लस को हम अप्रोप्रिएट कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड कर सकते हैं, राइट. अप्रोप्रिएट करने का मतलब ये होता है कि किसी को हम बांट सकते हैं या फिर हम डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं. नाउ रिजर्व एंड सरप्लस को एक ही अमाउंट में दिखाया जाता है, हमको पता है, दैट इज सेकंड लाइन आइटम एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2, राइट, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सेकंड पार्ट में दिखाया जाता है. नाउ शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत तरह के रिजर्व्स है. हम काफी कुछ रिजर्व तो पढ़ चुके हैं, जैसे कि कैपिटल रिजर्व हम समझ चुके हैं, हमको पता है सिक्योरिटी रिजर्व क्या होता है.
अभी हमको ये भी पता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, और इसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो कैपिटल को रिडीम किया जाता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मली क्या होते हैं, क्या रिडीम होते हैं, राइट। इक्विटी शेयर कभी रिडीम नहीं होते। तो जब मैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की बात में बोलता हूँ, उसका मतलब वो ऑलवेज प्रेफरेंस शेयर को लागू होता है। वैसे ही डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर के पैसे अगर वापस करवाने हैं तो उसके लिए रिजर्व बनाया जाता है, वो है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इस साल आपको थर्ड चैप्टर ओमिट हो गया है सेकंड बुक का, वरना सेकंड बुक में आप ये पढ़ते डीआरआर जिसको हम बोलते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हम रिवैल्यूएशन रिजर्व को पढ़ा नहीं है, पर मैं समझा दूं आपको ब्रीफ में कि अगर कोई असेट्स को रिवैल्यू किया जाता है तो उससे कुछ प्रॉफिट होता है। जैसे कि मैंने समझा था पार्टनरशिप के टाइम पे 10 लाख के असेट 20 लाख हो जाते हैं, या 18 लाख हो जाते हैं, 15 लाख हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं कुछ 5 लाख से या 8 लाख से। तो वो जो 5 लाख 8 लाख जो बढ़ा, वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, राइट। 6 शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट दिया है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि लोगों को ऑप्शन दिया गया है शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, तो उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, पैसा देके लगते हैं कि हमको शेयर्स चाहिए, उसके लिए पार्ट पेमेंट करके रखते हैं। तो पार्ट पेमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है, तो अगर ऐसा पेमेंट अगर हमारे पास पड़ा हुआ है तो वो ना ही प्रॉपर रिजर्व्स है, ना ही प्रॉपर सरप्लस है, और फिर भी उसको रिजर्व के तौर पे ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट में डाला जाएगा। ये आपको ये बताता है कि इतना पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट दे ट्राई टू टेल अस। और कोई रिजर्व्स, दैट इज अदर रिजर्व्स, टू स्पेसिफाई एंड द नेचर द पर्पस ऑफ ईच रिजर्व, और एक का नेचर क्या है और पर्पस क्या है वो। एंड द लास्ट 8 इज सरप्लस। सरप्लस और कुछ नहीं है बट बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये सब 8 आइटम्स नॉर्मली आती है, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, पर ये जनरली होते हैं ये 8 आइटम्स। The company is required to show the reserves that are in nature of reserves at a serial number 1 to 6. 6 तक के जितने भी है वो reserves है, right? 7th other reserves में जो भी है आप दिखा सकते हो। ये 1 to 6 के अंदर यहाँ पे लिखा है कि और भी रिजर्व्स आ सकते हैं, जैसे कि वर्कमैन कैपिटल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, सब्सिडी रिजर्व है, वगैरह वगैरह। समझ में आ रहा है? और उसके बाद आता है सरप्लस। सरप्लस लास्ट में दिखाया जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Let's move ahead. Now, difference between a statement of profit and loss and a surplus. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है और सरप्लस का मतलब क्या है, समझते दोनों में अंतर है। मैंने आपको समझाया था कि प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, राइट। एक होता है डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होना, दूसरा होता है प्रॉफिट में से टैक्स दे देते गवर्नमेंट को, और ये दोनों पेमेंट करने के बाद जो बचता है उसको हम रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं या प्लाउ बैक बोलते हैं। आप बीएससी में भी पढ़ चुके हो ये चीज को। The statement of profit and loss is a statement which shows the profit earned or loss incurred. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आपको क्या निकाल के देता है, कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। बट ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अधूरा है, इट डजंट से द होल पिक्चर, राइट। सरप्लस क्या होता है? सो जैसे द सरप्लस एक, देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो उतना ही बताता है, ये टोटल प्रॉफिट बताता है, दैट मींस ये जो प्रॉफिट है जिसके 3 हिस्से बाकी है। पर सरप्लस इज समथिंग जो बाकी है, रिटेन अर्निंग्स है, यानी इसमें से भी ये दोनों पेमेंट करने के बाद जो पड़ा हुआ पैसा है, दिस इज रिटेन अर्निंग्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सरप्लस। So balance sheet statement of profit and loss is accumulated profit and is shown under, where it is shown under reserves and surplus. उसको कहाँ दिखाया जाता है? रिजर्व्स में और सरप्लस में। ये क्लियर हो रहा है? यस? Yes, sir. आगे कैपिटल रिजर्व, यहाँ पे हर एक रिजर्व को हम समझेंगे शॉर्ट में। कैपिटल रिजर्व यानी वो कैपिटल प्रॉफिट में से निकलता है, हमने पहले भी समझा था। कैपिटल प्रॉफिट यानी अगर आप असेट बेच दो तो प्रॉफिट निकलता है तो कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट बेच दो और प्रॉफिट अगर कमाते हो तो कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। हमने ये भी समझा था
इश्यू करते वक्त कि अगर रिजर्व्स कैपिटल रिजर्व उसमें भी जाता है जिसमें अगर आप फोरफिटेड शेयर को री इशू करते हो, जब्त किए गए शेयर्स को री इशू करते हो तो बैलेंस अमाउंट कहा जाता है, होता है ना, वो भी फोरफिटेड शेयर्स का बैलेंस अमाउंट कहा जाता है री इशू करने के बाद कैपिटल रिजर्व में जाता है, जो हमने लास्ट वीक में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। एंड अगर कोई बिजनेस को परचेज करते हो उसके भाव से कम भाव में, जैसे कि 7 लाख का बिजनेस 6 लाख में परचेज करते हो, तो 1 लाख का जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी कहा जाएगा, ये भी पढ़ा है ना हमने, कैपिटल रिजर्व में जाएगा ना, याद आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Now next is capital redemption reserve. Capital redemption reserve क्या होता है? तो वो रिजर्व क्रिएटेड व्हेन अ कंपनी परचेजेस ओन शेयर्स, और कंपनी अपने ही शेयर्स खुद ही वापस परचेज कर रहे तो उसको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बोलते हैं, राइट। नाउ रिडीम होने का मतलब ये होता है कि ये वापस कर रहे पैसा वापस कर रहे, और उसके लिए कोई रिजर्व क्रिएट किया जाता है। सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट का बोलता है कि वेयर प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जब भी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाएगा, याद रखिए, whenever the preference shares are redeemed out of profits, right, which would be otherwise available for declaration of dividend, जो डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए अगर यूज होता है, राइट, अगर वो प्रॉफिट को हम रिडीम कर रहे हैं तो वो भी सीआरआर में जाएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के पार्ट का होगा, राइट। तो व्हेन आई से कैपिटल रिडेम्पशन, इट मींस वी आर गोइंग टू गिव इट बैक, रिडीम कर रहे हैं, राइट, पैसा, तो वो उसके लिए अगर पैसा असाइड किया जा रहा है तो दैट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। यहाँ पे एक और चीज भी लिखी है, राइट, कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को हम फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने में भी यूज कर सकते हैं। वो पैसा बोनस यानी मुफ्त में, अगर हम मुफ्त में देना चाहते हैं, राइट, तो मुफ्त में देने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है? हमको पता ही है कि अगर हम प्रीमियम चार्ज करते हैं शेयर इशू करते वक्त या डिबेंचर इशू करते वक्त, तो उसका पैसा हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, राइट। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जिसको डीआरआर बोलते हैं, मैंने बोला ये सब आपको चैप्टर नहीं है, वरना आपको ये अच्छे समझ में आ जाता। नॉर्मली अगर आप डिबेंचर के पैसे रिडीम कर रहे हो डिबेंचर होल्डर्स को, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको कुछ रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, और वो रिजर्व को हम बोलते हैं डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। यहाँ पे लिखा है कंपनीज एक्ट 2013 रूल 18(7) ऑफ बी, राइट, एंड रूल्स 2014 क्लियर बोलते हैं कि बिफोर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कमेंसेस in respect of party convertible debentures also or fully convertible debentures also, आपको क्या करना पड़ेगा? DRR is to be converted, DRR आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा for non convertible options, right, non convertible options के लिए आपको DRR क्रिएट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Fine, move on. नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन रिजर्व। जैसे मैंने बोला कि अगर आपके असेट्स के भाव बढ़ते हैं यानी अपवर्ड रिवीजन होता है, मैंने जैसे समझाया आपको कि 10 लाख का बिल्डिंग का भाव 18 लाख हो गया तो 8 लाख बढ़ गए, तो अगर ऐसा अपवर्ड रिवीजन होता है तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व यानी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ आपका, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। और ऐसे ही अगर डाउनवर्ड रिवीजन हो जाता है, भाव गिर जाते हैं, जैसे कि 10 लाख की कोई मशीनरी का भाव गिर के 6 लाख हो गया, 4 लाख गिर गया, तो जो अपवर्ड पैसा जो आया था आपके पास यानी जो रिजर्व में डाला था उसमें से ही इसको राइट ऑफ किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है इट इज डेबिटेड व्हेन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज रिवाइज्ड डाउनवर्ड, राइट, या फिर उसको बेचा जाए, सोल्ड या डिस्कार्ड किया जाए, तब डाउनवर्ड रिवीजन होता है यानी वो भाव कम हो जाते हैं, और अगर भाव कम होते हैं तो डाउनवर्ड रिवीजन के नाम पे माइनस किया जाता है। नेक्स्ट है शेयर ऑप्शंस
आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जिसको एसओप्स बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। नॉर्मली क्या होता है, ये एसओप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और नॉर्मली एम्प्लॉयज के लिए दिया जाता है, नॉर्मली एम्प्लॉयज के लिए होता है, ऐसा नहीं है एम्प्लॉयज के लिए ऑलवेज, बट नॉर्मली इसमें ये होता है, मार्केट प्राइस सबको समझ लो 75 रुपीज है शेयर्स की, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को कितने में इशू करते हैं, 50 में इशू करते हैं। कितने में? क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज कंपनी के लिए दिन रात काम करता है, और उसको बेनिफिट देने के लिए ये कंपनी ऐसी स्कीम निकालती है। अभी इसमें कंपनी को तो नुकसान होगा, क्योंकि मार्केट में 75 का भाव है, वो शेयर्स दे रहे 50 रुपीज में, कितने का नुकसान होता है? 25 रुपीज, राइट। तो ये जो 25 रुपीज का जो नुकसान जो हुआ है, राइट, वो कहाँ जाएगा? रिजर्व में जाएगा, राइट। इट हैज टू बी क्रेडिटेड टू रिजर्व। उसका मतलब ये होता है कि उसका पैसा रिजर्व में से निकाला जा रहा है। समझ में आ रहा है? यस, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Okay. So this is all, again I am repeating it, this is all the part of the reserves, right? ये सभी कोई reserves का ही part है। आगे, appropriation of profit. Now when I talk about the appropriation of profit, what it means, उसका मतलब ये होता है कि profit को distribute किया जाए। We know that one is called charge against profit and one is called appropriation against profit. Charge यानी क्या? Profit उससे reduce होता है, minus हो जाता है, और appropriation यानी profit reduce नहीं होता है और profit distribute होता है, right? So we are talking about appropriation of profit. We are not talking about charge against profit. तो यहाँ पे लिखा है, the form prescribed in part 2 schedule 3 of Companies Act 2013 for statement of profit and loss does not provide for appropriation of profit. यहाँ पे appropriation profit का कोई जिक्र नहीं किया गया है। However, याद रखिए, प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट किया जा सकता है, राइट, अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज या लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं तो। मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप प्रॉफिट किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते until and unless AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, ना हो जाए। AGM होने के बाद ही अप्रोप्रिएशन हो सकता है। हाँ, अगर कंपनी ने कोई रिजर्व के लिए पैसा असाइड करना है, जैसे कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो वो अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये भी याद रखिए कि अप्रोप्रिएट तभी होता है अगर प्रॉफिट कमाया हो तो। सो प्रॉफिट इज अप्रोप्रिएट ओनली, राइट। अगर प्रॉफिट नहीं कमाया हो आपने कोई भी साल में, देन नथिंग इज अप्रोप्रिएटेड, तो कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होता है, राइट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, राइट, कि जैसे कि द अमाउंट ट्रांसफर्ड अप्रोप्रिएटेड इज डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस, यानी जितना भी आपके पास प्रॉफिट एक्स्ट्रा पड़ा है उसमें से आप निकाल के अप्रोप्रिएट यानी कि उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडेड टू द अमाउंट ऑफ द रिजर्व व्हिच इज ट्रांसफर्ड, यानी आप निकाल रहे हो सरप्लस में से, यानी कि बैलेंस स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में से निकाल रहे हो और कहाँ डाल रहे हो? रिजर्व्स में। एग्जांपल दिखाया है, अमाउंट ट्रांसफर टू डीआरआर इज डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस। अगर डीआरआर में आपको सपोज 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं तो सरप्लस में से माइनस हो गया और डीआरआर में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अदरवाइज ऐसे ही कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होता है। नॉर्मली जो अप्रोप्रिएशन दिया जा रहा है वो अप्रोप्रिएशन किसके बेसिस पे हो रहा है? अगर कोई रिजर्व्स के लिए बोला गया हो तो, इट इज नॉट अदरवाइज। अदरवाइज उसको अलाउड नहीं किया जा रहा। ये सबको समझ में आ रहा है? Yes. इसमें भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछिए। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? छोटा सा भी No, डाउट? sir. ओके, लेट्स मूव ऑन। नाउ important note, very very important. Now this note says that accounting standard 4 AS4 contingencies and events occurring after balance sheet date, very very important note. This important note you need to understand, not for this chapter but for all the coming chapters. जो आप
लास्ट चैप्टर जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये नोट बहुत ही काम की है, राइट। अकाउंट स्टैंडर्ड 4 बताता है कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सी हम बैलेंस शीट बना लेते 31 मार्च को, पर याद रखिए 31 मार्च को कुछ नहीं होता है। एक्चुअली ये बैलेंस शीट बनती भी 31 मार्च को नहीं है, मैं ये बता दूं। अगर कंपनी बड़ी है जैसे कि रिलायंस है, आईटीसी है, ऐसे कोई बड़ी कंपनी है, गोदरेज है, या कोई भी नंबर ले लो, इन्फोसिस या टीसीएस, ये सभी बड़ी कंपनीज, आपको क्या लगता है कि वो सब हिसाब खत्म कर देंगे 31 मार्च को? क्लोज हो जाएगा इनका हिसाब 31 मार्च को ही, ड्यू डेट के दिन ही। यानी उस दिन भी अगर कोई ट्रांजेक्शन हुए है, कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, एम्प्लॉयज को सैलरी देना है या वॉट एवर, तो क्या वो सब खत्म हो जाएगा 31 मार्च को? नहीं। 31 मार्च एक डेट है जो कि अकाउंटिंग ईयर को एंड करता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि 31 मार्च को हमारे एक्चुअली अकाउंट्स बनते हैं। एक्चुअली अकाउंट्स तो बाद में बनते हैं। मैं बता दूं, 31 मार्च का जो अकाउंट होता है वो बनते आपको अप्रैल मिड तक चला जाता है, 15 अप्रैल या लेट्स से 30 अप्रैल तक भी चला जा सकता है। तो पहले तो अकाउंट बनता है, तो यहाँ पे लिखा है राइट कि जब अकाउंट बनते हैं तो अप्रैल एंड हो जाता है, तो तभी तो पता चलता है कि प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ। तो 31 मार्च को कभी पता नहीं चलता कि प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, राइट। आपको पता कब चलता है? 30 अप्रैल को पता चलता है। नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड 30 अप्रैल, तो आप अपनी जनरल मीटिंग, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग कब रखोगे कंपनी की? मई में या जून में रखोगे, बराबर ना। सो बेसिकली ये साल का अगर अकाउंट खत्म होता है 31 मार्च का अप्रैल में, तो आप मई में रख रहे हो, यानी ये साल के अकाउंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो मीटिंग है वो नेक्स्ट ईयर रख रहे हो, राइट। नाउ अगर नेक्स्ट ईयर आप मीटिंग रख रहे हो तो डिविडेंड आपको प्रपोज करना पड़ेगा वहां पे, यानी एजीएम में आपको बोलना पड़ेगा कि हम ये प्रपोज कर रहे हैं, और रिजोल्यूशन सब शेयर होल्डर की सर्वसम्मति से, राइट, विद ऑल द कंसेंट वो पास होगा। तो कहने का मतलब ये जो प्रपोज डिविडेंड का जो फंडा है, राइट, वो पूरा इस पे डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कब क्लोज होता है, नंबर 1, एंड नंबर 2 कि आप एजीएम कब रखते हो, राइट। तो इसीलिए जो डिविडेंड प्रपोज किया जाता है 31 मार्च का, यानी कि जैसे कि 2021, ये 2021 जब क्लोज होगा, 31 मार्च 2021 को क्लोज होगा, तो मैं 2021 के अप्रैल में अकाउंट को क्लोज करूंगा अच्छे से, और मई तक या जून तक, मे भी काफी टाइम जुलाई तक भी चला जाता है एजीएम बनाते बनाते, तो वहां पे मैं एनुअल जनरल मीटिंग बुलाऊंगा। तो सब शेयर होल्डर्स आएंगे मेरे, जैसे कि रिलायंस जैसी कंपनी है तो उसमें 1 लाख शेयर होल्डर्स आते हैं, राइट। और उसके लिए आपको पता है 1 लाख बैठाने की कैपेसिटी कौन से हॉल में है? वैसे मुंबई में, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े हॉल है, षणमुखानंद हॉल, और वो सब हॉल में जाते हैं और 1 लाख शेयर होल्डर्स बैठते हैं एक साथ, राइट। एंड दे हर्ड मीटिंग, मीटिंग में प्रपोज होता है डिविडेंड, उसको पास किया जाता है प्रपोजल से। जब पास होता है उसके बाद वो बोलते हैं कि लास्ट ईयर का डिविडेंड हम ये साल पे करेंगे, राइट। तो याद रखो इसका मतलब ये होता है, इन इफेक्ट द प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज शोन एज द अप्रोप्रिएशन ऑफ द सरप्लस। तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रपोज्ड डिविडेंड जो है उसको सरप्लस में अप्रोप्रिएशन किया जाएगा, राइट। पर वो लास्ट ईयर में, पर पे कब किया जाएगा? पे तो ये साल किया जाएगा, लास्ट ईयर में थोड़ी पे कर सकेंगे हम। वी आर गोइंग टू पे इन द करंट ईयर, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे कि सिटीजन लिमिटेड ने प्रपोज किया डिविडेंड 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2020 का है, यानी अकाउंट क्लोज हुआ है। प्रपोज तो वो करेंगे जून जुलाई में, राइट, लेट्स से 10 लाख। सो इट हैड प्रपोज डिविडेंड, उसके बुक्स में 2019 का प्रपोज डिविडेंड पड़ा हुआ था, कितना? 9 लाख, राइट। ये उसके लास्ट ईयर का है। सो कहने का मतलब इट विल शो द प्रपोज डिविडेंड ऑफ द ईयर, ये साल का प्रपोज डिविडेंड वो कहाँ दिखाएगा? लायबिलिटी में, क्योंकि अभी वो पे करना बाकी है। और लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो था, वो जो 9 लाख जो था, वो कहाँ दिखाएगा? वो डिडक्ट करेगा। क्यों डिडक्ट कर रहा है वो? बिकॉज दिस इज ऑफ दिस ईयर्स लायबिलिटी। तो याद रखिए एक चीज बहुत साफ याद रखिए, लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड ये साल पे होता है, और ये साल की प्रपोज डिविडेंड लायबिलिटी बनती है। ये समझ में आ रहा है सबको?
यस, फिर भी डाउट Yes, sir. हो मुझे नहीं समझ में आ रहा हो तो भी मुझे पूछ सकते हो बेझिझक बिंदास. Yes, please. Feel free to ask me. Are you getting it? Yes, sir. Okay. You have any doubt in there? No, sir. Okay, fine. Shall we move ahead? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Move on. मैंने ये भी आपको समझाया था, वापस समझा रहा हूँ कि अगर कोई रिजर्व को, और ये हमने आई थिंक फर्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में समझा था कि अगर कोई भी रिजर्व, राइट, उसका पैसा अगर इन्वेस्ट किया जाता है कहीं पे भी तो वो क्या बन जाता है? फंड, राइट. सो इफ अ रिजर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने एक रिजर्व ओपन किया है, राइट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, राइट, तो वो रिजर्व तभी बोला जाएगा जब उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. पर लेट्स से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कहीं पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, सामने असेट साइड पे लिख दिया इन्वेस्टमेंट, राइट, फ्लक्चुएशन रिजर्व को कहीं पे इन्वेस्ट किया, सो इट विल बिकम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. क्या बन जाएगा वो? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. क्लियर है? Isn't it? Yes, sir. Okay. Let's move ahead. The next is money received against share warrants. Right? Money received against share warrants क्या होता है? ये हम पढ़ चुके हैं. शेयर वारंट्स ये डेफिनेटली आपके टॉपिक में कवर्ड अप नहीं है, पर इसे समझा देता हूँ ऊपर से कि शेयर वारंट क्या होता है. यानी अगर डिबेंचर होल्डर्स को कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मिले, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मिले हैं, तो वो क्या करते हैं, जब डिबेंचर को सरेंडर करते हैं तब शेयर वारंट मिलता है उनको. वारंट का मतलब ये होता है कि उनके पास राइट है टू अक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स एट अ स्पेसिफाइड डेट एंड अ स्पेसिफाइड रेट. कुछ डेट को और कुछ रेट पे वो कभी भी चाहे तब तक उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं. एक बार डेट गुजर जाएगी, राइट, तो वो रेट जो उनको मिल रहा है वो मिलेगा नहीं. उसका मतलब उसके जो वारंट है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे. वारंट एक तरह का कंपनी एक आपको क्या बोलते हैं, प्रॉमिस कर रही है कि अगर आप ये वारंट को एक्सरसाइज करोगे तो आपको कुछ कम दाम में अच्छे शेयर्स मिल जाएंगे. और ये किनको देते हैं वारंट पता है? जिनके पास कन्वर्टिबल होता है ना, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. कन्वर्टिबल यानी वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए होता है, राइट. सो यहाँ पे लिखा है, दिस आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ लेटर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, राइट. पर क्योंकि वो कन्वर्ट हुए नहीं है तो इसलिए हम शेयर होल्डर फंड में दिखा नहीं सकते, इसलिए हम उसको थर्ड लाइन आइटम में दिखा रहे हैं. उसका नाम क्या होता है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. उसके अलावा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आता है ना. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मैंने आपको समझाया था कि एप्लीकेशन मनी मिल जाता है पर अलॉटमेंट बाकी होता है जिनका भी, राइट. व्हेन यू गेट एप्लीकेशन मनी बट यू हैव नॉट गॉट द अलॉटमेंट ऑफ दैट, तो उसमें शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में दिखाया जाता है. इज लाइन आइटम बिटवीन in between the shareholders funds and non current liabilities, right. जिसका मतलब ये होता है कि आपको एप्लीकेशन मनी तो मिल गया है, अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी टुवर्ड्स द एप्लीकेशन, पर उसमें अलॉट करना बाकी रह गया है कंपनी की तरफ से. ये दोनों ही चीज पे आपको जज नहीं किया जाएगा, पर आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट. अभी यहाँ पे एक और चीज आपको समझाई गई है और ये समझनी जरूरी है
कि एप्लीकेशन मनी, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन मनी कब लायबिलिटी बनता है, करंट लायबिलिटी में आता है। करंट लायबिलिटी यानी विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल में आपको देना पड़ेगा। तो कब बनता है ऐसा? तो नंबर 1, जब एप्लीकेशन पे आपके पास ज्यादा पैसा आ गया तब, दैट मीन्स इश्यू ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी में डालना पड़ेगा उसको, बिकॉज जितना पैसा ओवर सब्सक्राइब हुआ है, राइट, और अगर आप रिफंड कर रहे हो उसको तो वो करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। पॉइंट नंबर 2, व्हेन द इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब एंड द अमाउंट इज पेएबल इंस्टॉलमेंट्स। इश्यू ओवर सब्सक्राइब है और इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, और एक चीज और भी समझ लो यहाँ पे कि ये दोनों चीज तो बराबर है, पर उसके अलावा ये प्रोराटा नहीं होना चाहिए। प्रोराटा होगा तो इसमें नहीं है, क्योंकि एक कॉल का पैसा दूसरे कॉल में एडजस्ट हो सकता है प्रोराटा में, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 3, व्हेन अ कंपनी रिसीव्स द अमाउंट अगेंस्ट कॉल्स येट टू बी मेड, कॉल्स इन एडवांस मिला है, राइट, अभी कॉल किए नहीं है, कंपनी को सिर्फ अमाउंट मिला है, राइट, कॉल करना बाकी है, तो कॉल्स इन एडवांस मिला है तो वो करंट लायबिलिटी का पार्ट है, राइट। एंड लास्ट, अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो बोलता है ना सेबी 90% मिल जाना चाहिए, या डिबेंचर के केस में 75% पे पैसा मिल जाना चाहिए, अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिला है तो पूरा का पूरा पैसा आपका क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी, बिकॉज यू हैव टू रिफंड एंटायर अमाउंट, यू कैन नॉट इश्यू द शेयर्स ओनली, आप शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते। ये समझ में आ रहा है आपको? यस, Yes, sir. okay, now the liabilities part I am going to go tomorrow, बट इसमें भी मैं आपको बता दूं, लायबिलिटीज पार्ट में भी आपको सेल्फ स्टडी घर से क्या करना है। ऑपरेटिंग साइकिल, राइट, जो मैंने समझाया था आपको, याद है आपको ऑपरेटिंग साइकिल? यस, कैसे ट्रेड रिसीवेबल से आपका ऑपरेट साइकिल होके वापस पैसा आता है। यस, Yes, sir. तो ये आपको पढ़ना है, ये सेल्फ स्टडी है आपका। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, राइट। तो आपको मैं बता दूं, आपको ये पेज से लेके कोलैटरल भी हम पढ़ चुके हैं, राइट, हमने पढ़ा था ना अभी लास्ट चैप्टर में, डिबेंचर इश्यू है कोलैटरल सिक्योरिटी, याद करो। देन करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, याद करो। याद आ रहा है सब कुछ? ये घूम फिर के यहाँ पे आ रहा है सब कुछ। तो लायबिलिटी पार्ट ऐसा है जो आप करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और लायबिलिटी का पार्ट ऐसा है जो आप खुद पढ़ सकते हैं, राइट। तो मैं कल आपको ब्रीफ टेस्ट लूंगा, आप क्या समझे उसके लिए, राइट। अनपेड डिविडेंड्स क्या होता है, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स क्या होती है, तो ये सब आप पढ़ चुके, एक्चुअल में पढ़ चुके हो, राइट, लास्ट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में, राइट। सो दिस अगेन इज गोइंग टू कम बैक। प्रोविजंस भी हम पढ़ चुके हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अदर प्रोविजंस, राइट। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी और प्रोविजन यहाँ तक, यानी कि पेज नंबर 1.24 तक मैं बुकमार्क करके रख रहा हूँ, 1.24 तक आपको घर पे पढ़ना है। यस, Yes, sir. That's it for today. I'm not going to go further, right, मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूँ, right. Tomorrow we'll again discuss more topics, but before that I want your doubts to come through. आपके डाउट्स में चाहिए, राइट, अगर है तो कोई, बिकॉज ये चैप्टर पहले खत्म होगा, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज धीरे धीरे जाएगी, एक साथ एक्सरसाइज नहीं जाएगी, क्योंकि इसके अंदर लाइन आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने की, राइट। तो कल मैं आपकी लाइन आइटम्स वापस आपको गो थ्रू करवाऊंगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. फाइन, दैट्स इट Sir, फॉर टुडे। हाँ बेटा, sir, can you share the PDF of this chapter? yeah, sure, in the classroom only I'll share, Google Classroom, I'll do that, आज ही कर लेता हूँ अभी, श्योर बेटा।
Okay. Hello. Is that okay? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, beta. Bye. Take care. We are meeting for the economics by 5:30. Is that okay? Yes, sir. Fine. So 5:30 we'll meet. Okay. Bye, beta. Bye. Hi, Bye, sir. sir. Bye.